Hello students, welcome to class 11th economics, and we are doing the chapter theory of demand, and in this topic we are doing the determinants of demand here. Determinants of demand here. So the last जो determinant है हमारा, that is expectations. What are the expectations and what expectations for what? The expectations of future price. देखिए फ्यूचर प्राइस यानी फ्यूचर में उसका जो प्राइस है वो क्या होने वाला है, इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन भी प्रेजेंट की डिमांड पर इफेक्ट डालती है। इस चीज़ की जो एक्सपेक्टेशन है वो प्रेजेंट की डिमांड पर इफेक्ट डालती है। कैसे? लेट्स सी। मान लीजिए कोई भी ये जो है फ्यूचर की जो प्राइसेस हैं वो डालती हैं इफेक्ट। जैसे मान लीजिए शुगर है, हम बात करते हैं पेट्रोल की, हम बात करते हैं। देखिए जो हमारे पास बिल्कुल करंट में जो एग्जांपल रहता है उसकी हम बात करते हैं। देखिए पेट्रोल है, मान लीजिए आज आपको ये पता चलता है कि कल से जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। सो फ्यूचर प्राइसेस, पेट्रोल के जो फ्यूचर प्राइसेस हैं वो क्या होने वाले हैं, कल से इंक्रीज होने वाले हैं। तो प्रेजेंट की डिमांड, आज की जो डिमांड है, प्रेजेंट में जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इंक्रीज? इसलिए इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि कल हमें ज्यादा प्राइस ना देना पड़े, इसीलिए आज जो कम प्राइस है उसी में हमें क्या कर लेना है, अपना काम, यानी जितना हम स्टॉक कर सकते हैं उसको हम कर लें। तो यही है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम होने वाले हैं, डिक्रीज होने वाले हैं, तो क्या करेंगे? मान लीजिए अभी यहाँ पर अभी हमारा 80 रुपीज़ चल रहा है और उसके बाद हमें पता चलता है कि 60 रुपीज़ होने वाला है। तो आज की जो डिमांड है, यानी जो भी आज यूज़ करने वाला होगा पेट्रोल को, या आज जो भी टैंक फुल कराने के विचार में होगा, वो क्या कर देगा, नहीं आज नहीं कराते, कल कराएंगे। कल क्योंकि प्राइसेस क्या होने वाली हैं, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये है एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्यूचर प्राइस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, ये हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में। ये जो डिटर्मिनेंट्स थे हमारे, ये थे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के बारे में हम बात करेंगे। अब जो हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में, दैट इज फॉर मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में देखिए जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, ये जो आपने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़े, ये तो सब मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते ही करते हैं। जिसमें आपने पढ़ा, DM लिख देती हूँ यहाँ पे, मार्केट डिमांड है, दैट्स व्हाई वी आर शोइंग दैट फॉर M। तो मार्केट डिमांड में द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट, इसमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स में मैंने आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों ही मैंने आपके लिख दिए हैं। फिर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर ऑफ इनकम एंड आपका फ्यूचर प्राइसेस, ये चीज़ें थी आपकी। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। नेक्स्ट जो हमारी बात जो हो रही है अब, वो हो रही है हमारी बात पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन को हम P से शो नहीं करके हम यहाँ को शो करेंगे इससे N से, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी की, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, यानी इनकम को हम शो कर रहे थे Y से, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम शो करेंगे Y, और यहाँ पर D लगा देंगे छोटा सा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो इसको देखते हैं हम, जो मार्केट डिमांड के कुछ फंक्शंस हैं। तो ये जो 5 फंक्शंस हैं, ये तो डिटर्मिनेंट्स हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। बात करेंगे हम मार्केट डिमांड के जो स्पेशली जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी, तो उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम N की बात करते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। नंबर ऑफ पॉपुलेशन
नंबर ऑफ पॉपुलेशन में हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, देखिए नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जहां पर पॉपुलेशन की पॉपुलेशन जहां पर ज्यादा है, यानी पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो जिसका होगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी ओल्ड एज की किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में ओल्ड एज जो पर्सन्स हैं वो ज्यादा हैं, तो ओल्ड एज के पर्सन्स की जो सामान होते हैं उन कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा होगी, जैसे स्टिक्स की डिमांड, स्पेक्टिकल्स की डिमांड, तो ऐसी चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन में चिल्ड्रंस ज्यादा हैं, चिल्ड्रन अगर ज्यादा हैं तो किसकी डिमांड ज्यादा होगी, टॉयज की, बेबी के जो भी थिंग्स होती हैं, जो भी कमोडिटीज होती हैं, उन सभी चीजों की डिमांड। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिमांड करता है मोर परसेंटेज ऑफ किसका है, उससे हमें पता चलेगा कि डिमांड जो है वो किन चीजों की ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए एन मीन्स है यहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड जी का मीन्स है यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, देखिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी की जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं टैक्सेस की, टैक्स कैसे हैं, टैक्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं, इन सब चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो देखें अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कैसी है, फेवरेबल है, कहने का मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, जैसे मान लीजिए टैक्सेस अगर ज्यादा लगाए जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस ज्यादा अप्लाई कर रही है, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस ज्यादा अप्लाई करेगी तो उसके प्राइसेस भी जो होंगे, कमोडिटी के प्राइसेस भी जो हैं, वो जो प्रोड्यूसर है वो भी उसमें क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसमें टैक्सेस का जो एक्सपेंसेस है वो ऑब्वियसली उसका महंगा आएगा, तो उसको किस में ऐड कर देगा, प्राइस में ऐड करेगा। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उसमें टैक्सेशन जो है वो हाई है तो प्राइस भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। अब प्राइसेस अगर हाई हो जाएंगे तो क्या होगा, प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिमांड्स जो है वो क्या होंगी, कम, क्योंकि अगर गुड्स के प्राइसेस अगर हाई होंगे, गुड्स के प्राइस अगर हाई होंगे तो पर्सन्स की जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर या हम कह सकते हैं परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। पर्सन्स की परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो गई, लो हो गई। अब पर्सन्स की परचेजिंग कैपेसिटी लो होने का मतलब, जैसे मान लीजिए पहले 1000 रुपीज मान लीजिए उसकी इनकम है, उसमें से 100 रुपीज टैक्स चला गया, तो अगर ये टैक्सेस जो है वो मान लो 500 रुपीज होता, तो पहले तो इसके पास 900 कंज्यूम करने के लिए बच रहे थे, अब इसके पास कितने बचेंगे, ओनली 500, तो ऑब्वियसली वो चीजों की डिमांड क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली कम कर देगा। ये है, तो सेम ऐसे ही एज रिवर्सिबल है, अगर टैक्सेस कम रखेंगे तो प्राइसेस भी क्या होंगे, कम होंगे और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। भाई जैसे यहाँ पर उसकी 1000 रुपीज इनकम है, पहले 100 रुपीज टैक्स ले रहे थे, अब टैक्सेस को कम करके कितना कर दिया, मान लो 10 रुपीज कर दिया, तो पहले उसके पास 900 रुपीज कंज्यूम करने के लिए थे, लेकिन अब उसके पास 990 रुपीज कंज्यूम करने के लिए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सारी चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा डिस्पोजेबल अगर करेंगे, इनको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अगर ज्यादा है, ये हमने मैक्रो में भी नेशनल इनकम में पढ़ा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी देन द डिमांड विल इंक्रीज, सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की हम बात करेंगे, सबको आ गया होगा समझ में, गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। थर्ड एंड लास्ट जो डिटर्मिनेंट है मार्केट डिमांड फंक्शन का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से हमारा मतलब है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, फेवरेबल है यानी इक्वल है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यानी पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें इक्वल है अगर डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिमांड इंक्रीज होगी। बट अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अनइक्वल होगा, तो डिमांड डिक्रीज होगी। हाउ, कैसे है ये पॉसिबल? देखिए मैं टोटल नेशनल इनकम की बात करती हूँ। कोई कंट्री है, एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल वी विल सपोज कंट्री ए, कंट्री ए हम ले रहे हैं यहाँ पे। अब कंट्री ए में टोटल नेशनल इनकम वी आर अज्यूमिंग दैट इज 10,000 रुपीज, ओके, एंड 100 पीपल आर देयर। ये तो टोटल इनकम हो गई और यहाँ पर ये 100 पीपल हो गए। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसा होगा, 100 रुपीज पर 100 रुपीज आ जाएंगे हर पर्सन के पास। तो सभी पर्सन 100 रुपीज के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे इक्वल, यानी सभी हर गुड की परचेजिंग की डिमांड करेंगे। ये भी डिमांड करेगा, ये भी डिमांड, यानी ऑल पीपल आर डिमांडिंग द कमोडिटीज। बट ये तो हो गई इनकम। अगर इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपका इक्वल है। अब मैं बात करती हूँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। ये थिंग हो गई होगी क्लियर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड इज इंक्रीजिंग। अभी इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर ये जो 10,000 रुपीज हैं, इसमें से 9,000 रुपीज सिर्फ 10 पीपल के पास है। इसमें से 9,000 रुपीज ओनली कितने के पास है, 10 पीपल के पास है, और बाकी के जो 1,000 रुपीज हैं वो 90 पीपल के पास हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन 10 के पास तो कितना आ रहा है, 900 आ रहा है, और इनके पास कितना आ रहा है, तो 11 कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर जो डिमांड करने वाले जो पर्सन्स होंगे वो मेनली कौन होंगे, ये 10 पीपल। तो ये 10 पीपल ही अगर डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड क्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो डिमांड कर ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग any personal disposable income, because they are having only to fulfill their personal need, and even they can't fulfill their basic needs too. ये अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये आज हमारे हो गए कंप्लीट डिटर्मिनेंट्स जो थे हमारे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो लॉ, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द डिमांड, हाउ डज द डिमांड ऑपरेट, we will discuss about in the next video. So thank you, have a nice day.